हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं शालिनी कुमारी आप सबका साइकोलॉजी के क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का हम लोग का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के अलग अलग थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे। अनेक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग बुद्धि के बारे में क्या कहा गया है। थ्योरीज के ऊपर चलने से पहले हम लोग पहले देखें कि बुद्धि कहते किसको हैं। ठीक है, तो बुद्धि एक ऐसा शब्द है जो हम लोग दिन प्रतिदिन के बोलचाल के भाषा में काफ़ी करते हैं। हमेशा उसका उपयोग हमारे भाषा में आता है। उससे सबसे जो साधारण मतलब निकल के आता है वो हम लोग यही समझते हैं बोलचाल की भाषा में कि बुद्धि से तात्पर्य तेज़ी से सीखने, समझने और तार्किक चिंतन करने, अच्छा स्मरण करने, वातावरण के प्रति जल्दी समायोजन करने, इन सब क्षमताओं को बुद्धि कहते हैं। साधारण अर्थों में जो बुद्धि के बारे में समझा जाता है वो यही है। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ परिभाषा एक दिया गया है, इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, टू अडेप्ट इफेक्टिवली टू द इन्वायरमेंट, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू इंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग, टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स बाय केयरफुल थॉट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये साधारण अर्थों में बुद्धि को इस तरह से हम परिभाषित करते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार बुद्धि को परिभाषित किया है। सबसे पहले बोरिंग ने 1923 ईस्वी में बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। ठीक है, परंतु ये इतना सरल परिभाषा के से मतलब इसके द्वारा बुद्धि के नहीं तो स्वरूप के बारे में कुछ पता चलता है, ना ही उसका कुछ निश्चित अर्थ पता चलता है। तो इस परिभाषा से बुद्धि की परिभाषा देने की शुरुआत हुई और फिर अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार उसे परिभाषित किया। तो सबसे अच्छी परिभाषा या सबसे साफ सुथरी परिभाषा विस्लर की मानी जाती है और उनके अनुसार बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन कर पाता है। यहाँ आप दूसरी परिभाषा विस्लर का ही है, देख सकते हैं। इंटेलिजेंस इज एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी of the individual to act purposefully, to think rationally and deal effectively with his environment। ठीक है, आप इस परिभाषा को अगर गौर से देखें तो इसमें 3 चीज़ें उभर के सामने आती हैं: उद्देश्यपूर्ण क्रिया करना, विवेकशील चिंतन करना और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करना। तो अब आप समझ सकते हैं कि असल में बुद्धि होता क्या है। बुद्धि उसकी ज़्यादा अच्छी समझी जाएगी जो ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण क्रिया करेगा। कोई भी काम का एक खास उद्देश्य होना चाहिए। हम उद्देश्यहीन कोई काम करेंगे तो हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। वैसे ही हमारा चिंतन हमेशा विवेकशील हो, एक दिशा में हो, और हम किसी भी वातावरण में जाएं तो हम बहुत जल्दी उसमें एडजस्ट कर जाएं, हम जल्दी उसके अडेप्ट कर लें। ये तीनों गुण जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक अच्छी मानी जाएगी। इसी तरह से नाइजर ने भी कुछ परिभाषा एक बहुत अच्छी एक परिभाषा दी, उसको भी हम बताते हैं। उनके अनुसार जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभवों से सीखने, विभिन्न तरह के तर्कना को करने तथा चिंतन के द्वारा बाधाओं को जो दूर करने की क्षमता है वही बुद्धि है। तो लगभग हर एक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ खास चीज़ों पे ही ध्यान दिया है, जैसे कि बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का एक योग है। बुद्धि कोई एक चीज़ या एक तत्व नहीं है, वो अनेक अलग अलग तरह की क्षमताओं का योग है। ठीक है, बुद्धि में हम इनसाइट का सहारा लेते हैं, सूझ का सहारा लेते हैं। बुद्धि हमेशा उद्देश्यपूर्ण क्रिया करवाता है। बुद्धि नए वातावरण में एडजस्ट करना सिखाता है। ये विवेकशील चिंतन कराता है। और इन सब चीज़ों को मिला के जो एक संगठन बन के आता है, जो एक सार्वजनिक जो क्षमता कैपेसिटी होती है, इसी सारे फैक्टर्स को मिला के वही क्या है, वो बुद्धि है। ठीक है, तो अब आप बुद्धि समझ गए होंगे कि बुद्धि किसको कहते हैं। अब हम चलते हैं सिद्धांतों के ऊपर कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले हम स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी देखेंगे, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में बुद्धि के बारे में एक थ्योरी दिया और उसमें उन्होंने बताया
कि बुद्धि दो कारकों से मिलके बनी होती है। एक चीज़ हम यहाँ पहले ही क्लियर करना चाहते हैं कि कारक और प्रकार में क्या अंतर है। किसी भी एक संगठन के अनेक जो घटक होते हैं, उन घटकों को मिला के जो संगठन बन रहा है, तो अलग अलग घटक वो कारक हैं, ठीक है, और सबको मिला के एक संगठन बनता है और एक दूसरे से वो संबंधित होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। और प्रकार में होता है कि वो अलग अलग टाइप्स ही हैं, वो अलग अलग चीज़ ही है, वो अलग अलग तत्व ही हैं और वो एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र है। जैसे किसी एक चैप्टर में अलग अलग फैक्टर्स पढ़ने होते हैं हमको, लेकिन एक दो तीन पेपर जब पढ़ना होता है तो अलग टाइप ऑफ पेपर्स हो गया। तो ये फैक्टर अलग चीज़ होता है और प्रकार अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को फैक्टर्स के आधार पे उसको सिद्धांत को समझाया है और कई मनोवैज्ञानिकों ने प्रकार के आधार पे। तो स्पीयरमैन जिनकी बात हम कर रहे हैं, उन्होंने इसको फैक्टर के आधार पर समझाया है कि अलग अलग कारक होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बुद्धि के दो कारक होते हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। स्पीयरमैन के अनुसार जितने भी व्यक्ति में जी कारक होते हैं, हर एक व्यक्ति में जी कारक और एस कारक दोनों होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों होते हैं। तो जनरल फैक्टर, जी फैक्टर जो जनरल फैक्टर है, उससे तात्पर्य होता है कि कोई भी व्यक्ति का एक जो जनरल उसका समस्या समाधान, हर दिन प्रतिदिन का समस्या समाधान करने का जो क्षमता है, वो उसका जनरल फैक्टर उन्होंने कहा है, ठीक है। ये एक मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता है जो हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर विभिन्न विभिन्न मात्रा में मौजूद होती है और जन्म से होती है, ठीक है। इसको हम लोग शिक्षण, पूर्वानुभूति, इस सब से उसको उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं या उसको अच्छा नहीं कर सकते हैं। ये चूँकि जन्मजात है, तो जिस भी व्यक्ति में होती है वो उसको हम लोग किसी भी चीज़ के द्वारा घटा बढ़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हर एक व्यक्ति में निश्चित ये मात्रा नहीं होती है, हर एक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में होती है। हमारे अंदर जो समस्या समाधान करने की क्षमता है, दुनिया में जितने लोग हैं सब में अलग अलग है। कि कोई व्यक्ति एक समस्या को जल्दी समाधान कर लेता है, कोई दूसरे व्यक्ति उसी समस्या को थोड़ा सा देर से समाधान कर पाता है। तो ये क्षमता अलग होती है, लेकिन जी फैक्टर होता है सब में है। एस फैक्टर क्या होता है? एस फैक्टर या जिसको हम विशिष्ट कारक कहते हैं, ये जी फैक्टर का ही उपयोग करके हम एस फैक्टर को अर्जित करते हैं। जी फैक्टर क्या है? वो मानसिक प्रोसेसिंग का एक सामान्य वो चीज़ होता है, ठीक है। उसी का यूज़ करके हमारा जो जनरल कैपेसिटी है, सामान्य क्षमता जो कहते हैं, उसी का यूज़ करके हम अलग अलग अब क्षमताओं को भी अर्जित करते हैं, वही एस फैक्टर है। जैसे कि हमारा ड्राइविंग करना, डांस करना, गाना गाना, ये सब एस फैक्टर हैं और ये हमारे अंदर जन्मजात नहीं होते हैं। इनको हम शिक्षण के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा इसको अच्छा कर सकते हैं, इसको घटा बढ़ा सकते हैं, परंतु जी फैक्टर के साथ ऐसा नहीं हो था, ठीक है। तो इसमें आप क्लियर है जी फैक्टर और एस फैक्टर में क्या अंतर हो गया। जी फैक्टर बाय बर्थ हो गया, यह एक जनरल कैपेसिटी हो गया जो हर एक व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में होता है, और एस फैक्टर भी हर एक व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। बस इसको हम और अच्छा कर सकते हैं, इसको ट्रेंड करके हम और घटा बढ़ा सकते हैं। इस पे पास्ट एक्सपीरियंस का और ट्रेनिंग का असर पड़ता है। क्लियर है। दूसरा जो थ्योरी हम देखेंगे वो है थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि में दो कारक होते हैं, जनरल कारक और स्पेसिफिक कारक। थर्स्टन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बुद्धि दो कारकों से मिलके ही नहीं बनी होती है, या ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो जनरल कारक है उसी से संबंधित स्पेसिफिक कारक होता है। उनके अनुसार 6 अलग अलग तरह के हमारे प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 6 अलग अलग तरह के प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं और इन्हीं को मिला के बुद्धि बनती है। अलग अलग 6 फैक्टर्स को मिला के बुद्धि बनती है। अब भाई ये 6 फैक्टर क्या है, या प्राइमरी फैक्टर किसको कहते हैं? तो इनके अनुसार जो भी छोटी छोटी क्रियाएं या छोटे छोटे एक जैसे कारक मिल के एक प्रधान कारक बनाते हैं, एक जैसे आपस में मिलते जुलते कारक मिल के एक प्रधान कारक बनाते हैं और उसी को प्राइमरी फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और ये हर एक प्राइमरी फैक्टर एक दूसरे से अलग होते हैं। अब ये क्या है भाई प्राइमरी फैक्टर?
तो एक एक करके हम आपको समझाएंगे। सबसे पहला है नंबर फैक्टर, दूसरा है वर्बल फैक्टर, तीसरा है स्पेस फैक्टर, चौथा है मेमोरी, पांचवा है वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर और छठा है रीजनिंग फैक्टर। नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। नंबर फैक्टर से मतलब है जिसमें तीव्रता के साथ जोड़ घटाव करने जिससे जिससे तेज हो सकता है जिसको आता है, या वो क्षमता जिससे हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी को देखा जाता है, वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। दूसरा है वर्बल फैक्टर। वर्बल फैक्टर से शब्दों और वाक्यों का अर्थ जो समझता है तेजी से, उसको वर्बल फैक्टर कहते हैं। स्पेस फैक्टर, स्पेस फैक्टर से मतलब है किसी दिए हुए स्थान या वस्तुओं के परिचालन में मैनिपुलेशन करना, उसका दूरी समझना, उसको हम स्पेस फैक्टर कहते हैं। मेमोरी मतलब कि किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने का कैपेसिटी। वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर से होता है कि दिए हुए शब्दों को अलग अलग तरह से सोचने की क्षमता, उसको शब्द प्रवाह की क्षमता, उसको वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर कहते हैं। रीजनिंग फैक्टर तर्क करने की क्षमता। ये अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं और ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, परंतु सबको मिला के बुद्धि बनती है थर्स्टन के अनुसार। अब ये क्या है, 6 फैक्टर किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकते हैं। जैसे किसी का मेमोरी अच्छा होगा तो ज़रूरी नहीं कि वर्ड फ्लुएंसी अच्छा होगा, हो सकता है कि उसको सब कुछ याद हो लेकिन वो बोल नहीं पाता हो। किसी का मैथ अच्छा नहीं हो सकता है, किसी का रीजनिंग अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ना हो ऐसा नहीं होगा। सब में कुछ ना कुछ क्षमता होगा, किसी का कुछ क्षमता ज़्यादा, किसी का कुछ क्षमता कम होगा, और इन सबके मिला के बुद्धि बनती है। ठीक है। तीसरा जो हमारा थ्योरी है वो कैटल का थ्योरी। कैटल के अनुसार, फिर इनके अनुसार बुद्धि 2 फैक्टर्स से मिलकर बनती है, या 2 तरह का इंटेलिजेंस होता है। फील्ड इंटेलिजेंस जिसको तरल बुद्धि कहते हैं, और ठोस बुद्धि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ठीक है। तरल बुद्धि लगभग स्पीयरमैन के जी फैक्टर जैसा होता है। ये क्या है, ये सामान्य क्षमता है, सामान्य मानसिक क्षमता जिसमें कि तार्किक क्षमता होती है, और इससे हम दिन प्रतिदिन के कार्यों को कर पाते हैं। ठीक है। कैटल ने एक चीज़ उसमें जोड़ा कि ये आनुवांशिक कारकों से ये प्रभावित होता है। ये जो फ्यूल तरल बुद्धि है वो आनुवांशिक कारकों से प्रभावित होता है। क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस या ठोस बुद्धि क्या है? ठोस बुद्धि वो बुद्धि है जो हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं। तो ये स्पीयरमैन के स्पेसिफिक फैक्टर से काफ़ी मिलता जुलता है। हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं किसके आधार पे? तरल बुद्धि के आधार पे। तरल बुद्धि का उपयोग करके ही जो अन्य बुद्धियों को हम और अर्जित कर रहे हैं उसको हम ठोस बुद्धि कहते हैं। कैटल ने और महत्वपूर्ण बात कहा कि तरल बुद्धि जो है उसका विकास किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होता है, परंतु ठोस बुद्धि का विकास बाद में भी होता है, या कह सकते हैं जीवन पर्यंत होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एक खास अवस्था के बाद या रिटायरमेंट के बाद ठोस बुद्धि, किसी एक खास तरह के ठोस बुद्धि का अचानक से विकास होता है। तो तरल बुद्धि, इनका कहना था कि कुछ एक खास सीमा तक ही बढ़ता है, खास एज तक ही बढ़ता है, जो कि किशोरावस्था का एज होता है, उसके बाद ये बुद्धि नहीं बढ़ती। मतलब ये जो जन्मजात बुद्धि है, जो एक सामान्य क्षमता हमारे अंदर है, सामान्य बुद्धि जो है वो, उसका विकास एक खास एज तक ही होता है, बाद में उसका विकास होना रुक जाता है। और ये जो ठोस बुद्धि है जिसके बारे में यहाँ दिया भी गया है कि ये एक्सपीरियंस, लर्निंग और एनवायरनमेंट के आधार पे इसको हम अर्जित करते हैं, वो जीवन पर्यंत उसको हम अर्जित कर सकते हैं, और वो जीवन पर्यंत वो अच्छा होते रहता है। इसके बाद जो थ्योरी है बुद्धि की वो है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए, थर्स्टन के थ्योरी का नाम है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और इसके गार्डनर के थ्योरी का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो अब तक हम लोगों ने जो भी सिद्धांत देखा उसमें अलग अलग फैक्टर्स बताए गए हैं, अलग अलग कारक बताए गए हैं, और उन सब कारकों को मिला के बुद्धि बनती है। यहाँ क्या है, गार्डनर के अनुसार अलग अलग प्रकार है बुद्धि के। इनके अनुसार क्या है कि बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा कि बुद्धि का स्वरूप अलग अलग बहुकारकीय होता है, और 7 तरह की बुद्धि सभी व्यक्ति में शामिल होती है और एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इनका परिचालन का नियम भी अलग अलग होता है, और 7 तरह की बुद्धि को इन्होंने अच्छे से समझाया। तो क्या क्या बुद्धि है ये 7 बुद्धि? विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस,
लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस मतलब है कि वैसी बुद्धि जिससे हम बहुत अच्छे से किसी चीज़ को देख पाते हों, वैसी बुद्धि को विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरा है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस में है कि इसमें वाक्यों, शब्दों का बोध या उसकी क्षमता, शब्दावली आदि बहुत अच्छी होती है। तीसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें है तर्क करने की क्षमता, गणितीय क्षमता, अंकों का क्रम, इन क्षमताओं की अधिकता होती है। नेक्स्ट है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिक बुद्धि जिसको कहेंगे। इस तरह की बुद्धि में हम अपने शरीर पे या शारीरिक गति पर अधिक नियंत्रण कर पाते हैं। वस्तुओं को, किसी भी चीज़ को सावधानी पूर्वक बहुत प्रवीणता से उसको घुमाने या उपयोग करने की क्षमता इसमें होती है, जैसे कि खिलाड़ी होते हैं या कोई डांसर हो सकता है। अगला है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसमें लय, सुर, ताल के बारे में ज्ञान होता है व्यक्ति में। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल मतलब कि एक दूसरे से संबंध किस तरह से बना सकते हैं, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। एक दूसरे के बारे में, दूसरों को भी बहुत अच्छे से समझना, उसकी प्रेरणाओं को, उसकी इच्छाओं को, उसके मूड को बहुत अच्छे से समझना, और इंटरपर्सनल आपस का एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध बना के रख सकता है। उसके बाद इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब अपने अंदर का, अपने आप को समझना, ठीक है। इसमें अपनी भावना, अपने संवेगों को समझना, अपने व्यवहार को निर्देशित करना, इन क्षमताओं का समावेश होता है। और लास्ट है नेचुरल इंटेलिजेंस। वैसा इंटेलिजेंस जो कि नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, नेचर से जिसको बहुत प्यार है, नेचर को अच्छे से समझता है, उसको नेचर इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये 8 तरह के बुद्धि का वर्णन गार्डनर ने किया, और हर एक बुद्धि अपने आप से अलग होती है, अपने आप से स्वतंत्र होती है, सबका परिचालन भी अलग अलग होता है, और इनके अनुसार 8 तरह की ये बुद्धि हमारे अंदर होती है। हमारा जो आखिरी सिद्धांत है वो है स्टर्नबर्ग का थ्योरी। स्टर्नबर्ग के अनुसार, इनके अनुसार भी बुद्धि अलग अलग क्षमताओं से, अलग अलग कारकों से मिलके बनी होती है। इनके थ्योरी में 3 फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है या बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके अनुसार, स्टर्नबर्ग के अनुसार, बुद्धि का सिद्धांत में ये चीज़ है कि व्यक्ति जब तर्क करता है या प्रभावी ढंग से किसी सूचना को संसाधित करता है, और या उसके मन में उस समय क्या होता है, उस संसाधना के बाद उस क्या निष्कर्ष पे पहुंचता है, ये सारा जो तत्व शामिल होता है उसको बुद्धि कहते हैं। लगभग ये हमने पहले जो सिद्धांत देखे हैं कुछ उसी तरह से है। इनके अनुसार जो 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं वो है कि बुद्धि में 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, या इसको अलग अलग कंपोनेंट भी कह सकते हैं। सबसे पहला है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल, इसको कंपोनेंट सब थ्योरी भी कहते हैं। इसके ये जिस व्यक्ति में होता है वो अमूर्त रूप से चिंतन कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अलग तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। एनालिटिकल चूंकि इंटेलिजेंस इसमें, इसका नाम से ही स्पष्ट है, वो बहुत आलोचनात्मक ढंग से सोचने में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति शैक्षिक उपलब्धि बहुत अच्छा करते हैं, कुशाग्र बुद्धि के छात्र माने जाते हैं। दूसरा जो है वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब होता ही है कोई नया करना। तो ये बुद्धि जिसमें होती है वो किसी भी नए वातावरण में, किसी भी नए सिचुएशन में बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और उसका बहुत अच्छे ढंग से फ़ायदा उठा पाते हैं, और अपने आप को अच्छे ढंग से समायोजन भी कर पाते हैं। और तीसरा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी वातावरण में बहुत जल्दी ही एडजस्ट कर जाना, या अपने व्यवहार को ऐसा बना लेना कि उस वातावरण के साथ एडजस्ट कर जाए, तो उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। या वातावरण का जो डिमांड है उसके अनुसार ढल जाना।
तो वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 5 बुद्धि के सिद्धांत देखे। स्पीयरमैन का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, गार्डनर का सिद्धांत, कैटल का सिद्धांत और स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। सबके अनुसार बुद्धि के अलग अलग तरीके से बुद्धि को परिभाषित किया गया है, अलग अलग तरीके से उनका नेचर बताया गया है, बुद्धि के बारे में बताया गया है लगभग। लेकिन आप सारे सिद्धांतों पर नज़र डालेंगे तो एक चीज़ निकल के सामने आता है कि बुद्धि कोई एक वस्तु या एक तत्व नहीं है, बहुत सारी क्षमताओं को, कहने का तरीका भले ही सारे मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग है, लेकिन सबका निष्कर्ष एक ही निकल के आता है कि बुद्धि कई सारे क्षमताओं का एक योग होता है और वो उसी योग को बुद्धि कहते हैं। तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता और अनेक क्षमताएं जो हम जिंदगी में देखते हैं, यूज़ करते हैं, चाहे वो जन्मजात हो चाहे वो हम अर्जित करते हो, सारे क्षमताओं का योग जो है वही बुद्धि है। अब हर एक व्यक्ति में कोई किसी खास क्षेत्र में अच्छा होता है, कोई किसी खास क्षेत्र में, हर एक व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा जरूर होता है और उसकी वो बुद्धि अधिक मानी जाती है। ठीक है, तो आज हमने बुद्धि के सिद्धांत पर नज़र डाला और बुद्धि के स्वरूप को समझा। आई होप कि आप लोग भी कुछ हद तक समझ रहे होंगे। आप इसको अच्छे से सुनिए, समझिए, जो भी आपको समस्या होती है उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।